हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी पेपर 1 यूजीसी नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके हम पेपर 1 के सिलेबस को रिव्यू करेंगे, इसको देखेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, जहाँ से हर बारी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आपने पेपर 1 को कैसे पढ़ना है और इसके लिए कौन सी जो बुक है वो सही रहेगी। तो इन सब चीज़ें के बारे में हम इसमें बताएंगे या आज की ये वीडियो रहेगी। तो पेपर 2 आपका कोई सा भी है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कॉमर्स, मैथमेटिक्स, लेकिन जो पेपर 1 है वो सभी के लिए कॉमन रहता है। और अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट गलती करते हैं कि वो पेपर 2 जो उनका अपना सब्जेक्ट है वो तो अच्छा पढ़ के जाते हैं, लेकिन पेपर 1 क्या है वो अच्छा पढ़ के नहीं जाते हैं, या पेपर 1 की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो उनमें देखने को नहीं मिलती है, जिसके कारण उनका क्या है कुछ एक नंबरों से या एक दो नंबर से या नेट रह जाता है, या फिर अगर नेट हो गया है तो जेआरएफ वो रह जाते हैं। तो पेपर 1 भी यूजीसी नेट या जेआरएफ की बैकबोन आप कह सकते हैं। तो पेपर 1 के बारे में आज हम इसका सिलेबस रिव्यू करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन से जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं अपनी क्वालिफ़िकेशंस की बात करूँ तो मैंने 2 टाइम नेट क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ के साथ, और मेरा जो मास्टर है एमए है पॉलिटिकल साइंस से हुई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। तो ये मेरी क्वालिफ़िकेशन थी। तो चलिए देखते हैं पेपर 1 यूजीसी नेट के सिलेबस को। तो फ्रेंड्स, ये है पेपर 1 का सिलेबस, जर्नल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, तो पेपर 1 तो इसे आपने क्या है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है, और अगर नहीं तो इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर ले। तो इसके लिए जो बुक है वो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि केवीएस मदान पियर्सन पब्लिकेशन की बुक है, वो सफिशेंट बुक है पेपर 1 के लिए, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। तो आपने वो ले लेनी है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है मार्केट में। तो उसके लिए आपने पेपर 1 के लिए बुक लेनी है केवीएस मदान की। तो इसमें क्या है 10 यूनिट रहते हैं। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि हर एक यूनिट से क्या है 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एवरेज। कभी कभार क्या है ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एवरेज आप मान के चल सकते हैं कि हर एक यूनिट से क्या है आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 10 यूनिट रहेगी। तो इसकी फर्स्ट जो यूनिट है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले टीचिंग का मीनिंग, ठीक है, शिक्षण का अर्थ, कॉन्सेप्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग। तो यहाँ से तो फ्रेंड्स अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे इसके, या आपने दिया होगा, तो यहाँ से लेवल्स ऑफ टीचिंग से हमेशा क्वेश्चन बनता है। 3 लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपने अच्छे से क्लियर करना है। कैरेक्टर स्किच एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, तो इसकी विशेषता क्या है टीचिंग की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लर्नर कैरेक्टर स्किच ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो शिक्षार्थी होता है, ठीक है, या जो सीखने वाला होता है लर्नर, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, और एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर, उसका जो एकेडमिक, सोशल एंड इमोशनल, कॉग्निटिव होता है, वो आपको यहाँ अच्छे से क्लियर करने हैं ये सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इंडिविजुअल इन डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, फैकल्टीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो जैसे टीचर, लर्नर, शिक्षार्थी, सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल, फैसिलिटीज़, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने क्या है इसे अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या मेथड्स है टीचिंग के। ठीक है, और टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। एक तो मेथड्स ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से मेथड्स है टीचिंग के। दूसरा बनता है कि
टीचर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है और लर्नर सेंट्रिड अप्रोच क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे स्वयं प्रभा और मूक, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, पूछा गया है यूजीसी नेट में। तो स्वयं प्रभा मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। आगे है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टीचिंग के जो सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल पहले कैसे होती थी और मॉडर्न और आईसीटी का इसमें क्या रोल है टीचिंग में, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आपने अच्छे से ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन सिस्टम, एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशंस, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इवेल्युएशन, टाइप ऑफ इवेल्युएशन, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। 4 टाइप होती है इवेल्युएशन की, टीचिंग इवेल्युएशन की, ठीक है। जैसे स्टैटिक, फॉर्मेटिव और इनोवेटिव। तो सॉरी, जो इवेल्युएशन की जो टाइप्स होती है, 4 टाइप का इवेल्युएशन होता है, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। तो फर्स्ट होती है स्टैटिक या प्लेसमेंट इवेल्युएशन, सेकंड होती है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, थर्ड होती है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और फोर्थ होती है समेटिव इवेल्युएशन। तो आपने क्या है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो इंग्लिश में इसको पढ़ के जाना है, क्योंकि हिंदी में हमेशा वहाँ जो शब्द है वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि ये कौन सी इवेल्युएशन है। तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बना है और आता है इवेल्युएशन से। तो ये वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है इसके कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो 2015 में लागू हुआ था कॉलेजेस में। तो यहाँ से एक आधी बारी क्वेश्चन बना है, तो ये भी आपने पढ़ के जाना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, तो ये भी आपने अच्छे से कवर कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये फ्रेंड्स हमने यूनिट नंबर 1 कवर की। इसमें आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपने सारा पढ़ के जाना है, लेकिन जिस पे आपने काम करना है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ या आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि अगर आप नेट के बाद या जेआरएफ के बाद आगे पीएचडी करते हैं तो वहाँ भी आपको ये यूनिट काम आएगी। पीएचडी में जो एडमिशन होती है वो 2 टाइप से होती है, एक तो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू, दूसरी एंट्रेंस के थ्रू। तो एंट्रेंस में क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ आपके लिए आगे काम आएंगे। तो ये वाला जो यूनिट है आपने अच्छे से पढ़ लेना है। तो रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। तो शोध का अर्थ, प्रकार, विशेषताएं और प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद अप्रोच टू रिसर्च। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मैंने वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल रखी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी एक बारी ज़रूर देख। तो ये है वो वीडियो, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड 2 टॉपिक है मीनिंग ऑफ रिसर्च, टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच इन रिसर्च। ये वाली वीडियो भी आपने देख लेनी है। और टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये सारी रिसर्च मैंने कवर कर रखी है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है मेथड्स ऑफ रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स या रिसर्च। तो इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। तो ये आपको अच्छे से इस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है। तो ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ रिसर्च, ठीक है, कि रिसर्च के क्या क्या स्टेप है। जैसे सबसे पहले जो समस्या है उसकी पहचान करना, ठीक है। फिर समस्या की अगर पहचान के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है लिटरेचर रिव्यू करना, फिर मेथोडोलॉजी, सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो स्टेप है स्टेप ऑफ रिसर्च, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और फिर आगे इसी स्टेप ऑफ रिसर्च में आता है सैम्पलिंग, ठीक है। सैंपल 2 टाइप के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी से, तो वो भी आपने अच्छे से कर
लेना है। और स्टेप ऑफ रिसर्च में एक और टॉपिक आता है हाइपोथेसिस का, उपकल्पना, ठीक है। तो 2 टाइप की होती है हाइपोथेसिस, जीरो हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, रिसर्च एथिक्स से क्वेश्चन बनेगा आगे, ठीक है। तो ये वाला जो टॉपिक है स्टेप ऑफ रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है थीसिस आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो थीसिस को कैसे लिखते हैं, आर्टिकल राइटिंग कैसे होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट, स्टाइल एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। तो फॉर्मेट और स्टाइल से क्वेश्चन बना है 2-3 बारी, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो आईसीटी का रिसर्च में क्या रोल है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है रिसर्च एथिक्स, तो शोध जो नैतिकता है वो यहाँ से कई बारी क्वेश्चन बना है, तो ये वाला टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल रिसर्च के हर एक जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ना आपने सारा है, लेकिन ये वाला जो यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे भी इन फ्यूचर काम आने वाला है, तो इसे तो आपने अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 3 कंप्रीहेंशन। तो आपको एक कंप्रीहेंशन आएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो इसे तो आपने क्या है अच्छे से पढ़ के क्या है आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशंस। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे या 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन, संचार क्या होता है, उसका अर्थ, प्रकार, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है, डायगोनल कम्युनिकेशन, तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। नॉन वर्बल जैसे मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, काइनेक्सिस कम्युनिकेशन क्या होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है संचार की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्बल और नॉन वर्बल, इंटर कल्चर एंड ग्रुप कम्युनिकेशंस, क्लासरूम कम्युनिकेशन, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स, ये सारे आपने क्या है पढ़ के जाना है। और क्लासरूम कम्युनिकेशंस, तो ये भी आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन से बहुत बारी क्वेश्चन बना है कि कौन कौन से बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन को जो बाधित करते हैं, ठीक है, जैसे फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, नॉइस वगैरह होगी, ठीक है। शोर भी क्या है कम्युनिकेशन को बाधित करता है, तो यहाँ से कई बारी क्वेश्चन बना है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड सोसाइटी, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आपने पढ़ लेना है। तो कम्युनिकेशन ज़्यादा लंबा यूनिट नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये सारे टॉपिक आपने कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो ये स्कोरिंग जो आप कह सकते हैं जॉन है ये, या स्कोरिंग जो एरिया है मैथमेटिक रीजनिंग एप्टीट्यूड का, अगर आपका मैथ अच्छा है या रीजनिंग अच्छी है तो यहाँ नंबर के कटने के चांस बड़े कम रहते हैं, क्योंकि जो जैसे रिसर्च, टीचिंग या कम्युनिकेशंस, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस पे बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन कभी कभार अगर आपका टॉपिक क्लियर भी है या आपको वो टॉपिक आता भी है या कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी वहाँ क्या है क्वेश्चन अगर टफ डलता है तो वो गलत होने के चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपका अच्छा है मैथमेटिक या रीजनिंग, तो यहाँ से क्या है नंबर के कटने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। तो टाइप ऑफ रीजनिंग, तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग से क्वेश्चन नहीं बनता है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनता है, लेटर सीरीज, कोड एंड रिलेशनशिप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये तो आपने सारा ही पढ़ना है। मैथमेटिक एप्टीट्यूड, फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट और डिसकाउंटिंग एवरेज। तो अगर आपका जैसे लॉस, प्रॉफिट, परसेंटेज, रेशो, एवरेज अगर ये आपको आता है तो डीआई में भी आपको हेल्प मिलेगी। 5 नंबर की जो डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, ठीक है। तो अगर आपके ये आपको परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट, एवरेज, रेशो निकालना आता है तो 3-4 क्वेश्चन आपके डीआई के भी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो मैथमेटिक और रीजनिंग को भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। कईयों का ये वीक रहता है, तो जिसका अच्छा होता है तो वो वहाँ 3-4 नंबरों का जो गैप है अदर स्टूडेंट से वहाँ फ़र्क देखने को मिलता है। तो यूनिट नंबर 5 भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 6 लॉजिकल रीजनिंग। तो अगर आपने 1-2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं यूनिट नंबर 6 से। तो इसमें सबसे पहले तो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरियल प्रीपोजिशंस, मूड एंड फिगर, फॉर्मल
एंड इनफॉर्मल फैलेसीज। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बारी देखने को या रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं फालेसी से, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल फालेसी से। तो 2 या 3 क्वेश्चन फालेसी से ही कभी कभार देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस उसका क्या होगा, तो फालेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। बाकी आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, अंडरस्टैंडिंग, या आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, स्टेटमेंट क्या होती है, यूज ऑफ लैंग्वेज, connotations and deconnotation of terms, classical square of opposition। तो उसके बाद फालेसी के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। जैसे एक स्टेटमेंट आपको दे दी कि सभी व्यक्ति ईमानदार है, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, इसका कॉन्ट्रेरी क्या है, इसका सब ऑल्टरनेशन क्या है, तो ये आपको निकालने आना चाहिए। इसको आपने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन को अच्छे से पढ़ लेना है। इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की 10 या 15 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है सिंपल तरीके से कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, या क्वेश्चन जो आएंगे उसे आप आंसर कर सकते हैं। तो जैसे सभी व्यक्ति ईमानदार है, इसका कॉन्ट्रेरी क्या है, ठीक है, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और पिछले 2-3 सालों से फालेसी और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये 2 टॉपिक यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने क्या है अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है इवेल्यूटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो 2 टाइप्स या 2 मेथड्स होते हैं रीजनिंग के, एक तो डिडक्टिव एंड दूसरा होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव होता है जिसमें आप क्या है सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, ठीक है, निगमनात्मक पद्धति जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। इंडक्टिव होता है आगमनात्मक, ठीक है। तो जो इंडक्टिव होता है वो विशेष से सामान्य की ओर जाती है प्रक्रिया, और जो डिडक्टिव होती है वो सामान्य से विशेष की ओर जाती है। तो इसमें ये आपको पता होनी चाहिए ये 2 मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ से भी कभी कभार क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एनालॉजीज। तो यहाँ शायद मैंने उल्टा हिंदी में बताया था। इसका जो डिडक्टिव होती है उसे हिंदी में कहते हैं निगमनात्मक विधि, और जो इंडक्टिव होती है उसे कहते हैं आगमनात्मक विधि। तो जो डिडक्टिव है वो सामान्य से विशेष की ओर जाती है, और जो इंडक्टिव है वो विशेष से सामान्य की ओर जाती है। तो नेक्स्ट है वेन डायग्राम सिंपल एंड मल्टीपल यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स। तो वेन डायग्राम से कभी कभार क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडियन लॉजिक मीन्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ से बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। एक तो फालेसी, दूसरा स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, और डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स, तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन लॉजिक। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या है, प्रमाण के जो या आप कह सकते हैं कि सत्य को जो प्रमाणित करने के वो 6 मार्ग हैं, ठीक है, जिसमें कि प्रत्यक्ष द्वारा आप सत्य को प्रमाणित कर सकते हैं, परसेप्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं, अनुमान के द्वारा आप सत्य की खोज कर सकते हैं, इन्फेरेंस, उपनाम के द्वारा या कंपैरिजन के द्वारा आप क्या है सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। 4th जो है वो है शब्द, ठीक है, वर्बल टेस्टिमोनी। नेक्स्ट है अर्थापत्ति इम्प्लीकेशंस। तो अर्थापत्ति से बहुत बारी क्वेश्चन बना है। अर्थापत्ति होती है कि जैसे अगर कोई स्टेटमेंट दी गई हो कि जो देवदत्त है वो बहुत मोटा है लेकिन वो दिन के समय खाना नहीं खाता है, तो इसका आपने अर्थ निकालना है कि अगर वो बहुत मोटा है और दिन के समय खाना नहीं खाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रात को खाना खाता होगा, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। दूसरा एक कि जंगल में जो धुआं दिखाई दे रहा है, तो धुआं दिखाई दे रहा है मतलब कि वहाँ आग जरूर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन अर्थापत्ति से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अनुपलब्धि नॉन अपीयरेंशन। तो अनुपलब्धि होता है कि जिसमें आपको एज्यूम करना होता है कि जो चीज़ है वहाँ उपलब्ध है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक पेन है, ठीक है, भले ही आपके पास पेन नहीं है लेकिन आपने क्या है ऑब्जर्व करना है, उसे कहते हैं अनुपलब्धि, ठीक है। उसके उपलब्ध हुए बिना उसको आपने क्या है माइंड में ऑब्जर्व करना है कि ये चीज़ वहाँ है। तो ये 6 जो तरीके हैं, ठीक है, सत्य को प्रमाणित करने के, ठीक है, प्रमाण करने के। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये आपने अच्छे से ये टॉपिक कवर कर लेना है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फेरेंस, व्याप्ति, ठीक है, इन वेरिएबल रिलेशंस। तो व्याप्ति का कभी कभार मीनिंग पूछ लिया जाता है कि व्याप्ति क्या होती है। तो व्याप्ति होती है कि किसी 2 जो फैक्टर है उनके बीच जो इन वेरिएबल रिलेशंस है, अनकंडीशनल जो रिलेशंस है जो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं व्याप्ति। जैसे धुआं और आग के बीच जो
रिलेशन है, जहाँ धुआं होगा वहाँ आग जरूर होगी, और जहाँ आग होगी वहाँ धुआं जरूर होगा। तो इनके बीच का जो रिलेशन कैसे है, वो क्या है, इनवेरिएबल रिलेशन है, तो उसे हम कहते हैं व्याप्ति। हेतुआभास फिर से फैलेसी ऑफ इन्फरेंस होता है कि कुछ मिस्टेक होती है स्टेटमेंट में, तो उसे कहते हैं हेतुआभास। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो 6 यूनिट से, एक तो इंडियन लॉजिक से, ठीक है, फैलेसी से, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। तो ये 3 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन अब देखने को मिल रहे हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो अब नेक्स्ट जो यूनिट है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ से तो एक आपको आएगा 5 नंबर का डीआई का क्वेश्चन मिलेगा देखने को। तो डीआई आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपका क्या है, एवरेज निकालना आता हो, परसेंटेज, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, ये सब आपको आता हो, तो आप क्या है डीआई को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन की मैंने 1-2 वीडियो बनाई है, आप क्या है चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है, यूनिट नंबर 8। तो इसमें आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जर्नल एब्रीवेशंस एंड टेस्टोमोनोलॉजी। तो एब्रीवेशन से कई बार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बेसिक ऑफ इंटरनेट इमेज ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, ए सिंक्रोनस मीडिया क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है। और जी कंप्यूटर की जनरेशन, वहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो 5 जो जनरेशन है कंप्यूटर में, ठीक है, किस जनरेशन में किसका जो विकास हुआ है। जैसे एक बारी क्वेश्चन बना है कि सेकंड जो जनरेशन है कंप्यूटर में, उसमें किस चीज़ का प्रयोग हुआ था। तो वैक्यूम जो ट्यूब है उसका प्रयोग हुआ था सेकंड जनरेशन में। तो वहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट मेमोरी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। और जी नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। तो वहाँ से मेमोरी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं हायर एजुकेशन में। तो डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आईसीटी एंड गवर्नेंस। तो आईसीटी और गवर्नेंस से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से भी 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आईसीटी को भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके सारे जो टॉपिक है। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 9, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो गोल से अक्सर क्वेश्चन बनता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट है उसके कितने गोल्स है, 8 इसके गोल्स है। कभी कभार इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। और सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसके 17 जो गोल्स है उसको भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और कब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो कब से कब तक उसकी वो टारगेट रखा गया है। जैसे 2015 से 2030 तक क्या है उसको अचीव करने के लिए टारगेट रखा गया है। और जो मिलेनियम डेवलपमेंट है वो 2015 तक था उसका। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ये वाला टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इकोलॉजी, ठीक है। उसके जो 4 स्पेयर ऑफ अर्थ, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनता है। लोकल, रीजनल एंड ग्लोबल, एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूटेंट, सॉइल पोल्यूटेंट, नॉइस पोल्यूटेंट, वेस्ट, सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हजार्डियस, इलेक्ट्रॉनिक। तो वेस्ट से क्वेश्चन बनता है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो एक तो पोल्यूटेंट से क्वेश्चन बनता है, जैसे एयर पोल्यूटेंट है, फॉग्स क्या है, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन बनता है वाटर पोल्यूटेंट, ठीक है। और सॉयल पोल्यूटेंट, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है पोल्यूटेंट से। तो ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे जापान में एक जो रोग हुआ था, ठीक है, इटाई रोग, ठीक है। तो वहाँ से एक बारी क्वेश्चन बना था, ठीक है। पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट से कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट कौन से होते हैं।
तो ये तो आपने अच्छे से पढ़ लेना है सारे जो पॉल्यूटेंट है, ठीक है, नॉइस पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या क्या चेंज आए हैं, क्लाइमेट चेंज जिसका जो असर है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल उस पर पड़ा है, ठीक है, क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े हैं पॉल्यूटेंट के ह्यूमन हेल्थ में, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, सॉयल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचुरल हजार्डियस एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज, तो जो नेचुरल हजार्ड है, ठीक है, कौन कौन से हजार्ड होते हैं नेचुरल, उसको कैसे उसको जो कम करने के लिए कौन कौन सी जो स्ट्रेटेजी वो समय समय पर बनाई गई है या क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में हुआ था, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, एफर्ट्स, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1984 में होता है, रियो समिट 1992, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये तो सारे जो एग्रीमेंट है, ठीक है, या जो समिट है, कन्वेंशन है, प्रोटोकॉल है, ये आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बारी क्वेश्चन यहाँ से बना है। तो ये हमने देखा यूनिट नंबर 9। तो यूनिट नंबर 9 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ बहुत टफ क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपने क्या है अच्छे से ये पढ़ के जाना है ये सभी टॉपिक। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट नंबर 10, लास्ट यूनिट है ये सिलेबस का। तो इसमें इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, तो प्राचीन समय में जो शिक्षा की जो पद्धति है वो कैसी थी, ठीक है, और इसका जो विकास है वो कैसे होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, तो जो शिक्षा का जो विकास है वो कैसे होता है, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत में, ठीक है, हायर एजुकेशन में। तो वो भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे जब हायर एजुकेशन में कौन कौन से स्टेप उठाए गए हैं जिससे पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया, तो वुड डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन हो गया, ठीक है, और हाटो कमेटी होगी, स्प्रू कमेटी होगी, वर्धा जो स्कीम है वो कब लाई गई थी, फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब बना था 1948, जिसे राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन, कोठारी आयोग, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये तो आपने सारे पढ़ के जाना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है, तो ये तो आपने बिल्कुल भी इसको मिस नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हायर एजुकेशन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो इसको भी आपने अच्छे से हर एक टॉपिक को पढ़ना है। यहाँ से भी 5 या 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें टोटल क्या है 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, और जो 100 नंबर के होते हैं 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो ये तो आपको आई थिंक पता ही होगा। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया पेपर 1 का जो सिलेबस है जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है और जिसका पेपर जो 2 है पॉलिटिकल साइंस है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी नेट के, सेट के, पीजीटी के, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस किए हैं, सॉल्व किए हैं। तो अगर आपका पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट से जाकर, जिसका लिंक क्या है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।